नमस्ते दोस्तों, मैं मोनिका आप सभी का GRFH पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चली हुई है। तो हमने इस सीरीज की 9 क्लासेस पूरी कर ली है और आज है हमारी क्लास 10th। तो आज की क्लास में हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं UGC नेट जून में जो एग्जाम आया था 2023 का इवनिंग शिफ्ट का, उसको हम क्या है डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आप क्लासेस देखते हैं तो पूरे एक पेपर को हमने एक सेगमेंट में बदला है, जिसमें हम हर दिन ओनली 10 ही क्वेश्चन करते हैं। तो जो ये वाला क्वेश्चन पेपर है इवनिंग शिफ्ट का, 6th क्लास से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो आज हम कर रहे हैं अपना स्टार्ट। क्वेश्चन हमने 40 के क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। 10 हमने इसलिए इतने कम रखे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ 10 क्वेश्चन में आपके कम से कम 30 कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हर दिन आप इन 30 कॉन्सेप्टों को अच्छी तरह से समझेंगे, याद करेंगे, तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा, ना आप पर ज़्यादा लोड पड़ेगा और देखते ही देखते आपके 30 कॉन्सेप्ट दिन के हर दिन याद होते रहेंगे और 10 दिनों में हमारा पूरा पेपर सॉल्व भी हो जाएगा। तो आप इन सारी क्लासों को चेकआउट कर सकते हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके इन सारी प्लेलिस्टों को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमने 41 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आज का क्वेश्चन है हमारा 42। ये है हमारा, कहता है कि द फ्लोइंग आर द हॉलमार्क ऑफ एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स से क्वेश्चन है, कहता है कि आप बताइए एक मार्केट मिक्स में क्या क्या चीजें, इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले मतलब क्या क्या उसका हॉलमार्क होना चाहिए। क्वेश्चन आपने समझ लिया कि अगर हमने एक इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स बनाना है तो क्या क्या उसमें तत्व होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है द मार्केटिंग मिक्स मैच कस्टमर नीड, कि हमारा मार्केटिंग मिक्स ऐसा हो जो हमारी कस्टमर की नीड के साथ मैच होता हो, राइट। और दूसरा है ऑप्शन बी, द मार्केटिंग मिक्स एंश्योर हाई प्रोबेबिलिटी, कि मार्केट मिक्स ऐसा होना चाहिए जो हाई प्रोबेबल हो। और थर्ड है द मार्केटिंग मिक्स कंटेन ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज, कि हमारा मिक्स मार्केटिंग मिक्स ऐसा हो जो कम्पिटिटिव एडवांटेज को भी कंटेन करे। और ऑप्शन डी है द मार्केटिंग मिक्स इज वेल ब्लेंड एंड मैच कॉर्पोरेट रिसोर्स, कि हमारा मार्केटिंग मिक्स इस तरह का होना चाहिए कि वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो हमारे कॉर्पोरेट रिसोर्स के साथ। और ऑप्शन ई कहता है कि द मार्केटिंग मिक्स अडहेयर टू एथिकल प्रिंसिपल। तो जैसा कि हम इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा मार्केटिंग मिक्स ज़्यादा प्रोबेबल हो तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हम बी को अगर हम डिडक्ट कर दे तो बी को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो जैसे हमें पता है कि मार्केटिंग मिक्स कस्टमर की नीड के अनुसार होना चाहिए, तो ए कहाँ है। अगर हमने बी को एलिमिनेट कर दिया तो ए हमारा है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी और सी भी एक ही मार्केटिंग मिक्स कम्पिटिटिव एडवांटेज भी होने चाहिए। और डी ऑप्शन होता है कि ऐसा ना हो कि हमने मार्केटिंग मिक्स बना लिया लेकिन हमारे पास वैसे रिसोर्सेज ही नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए ताकि हमारी रिसोर्स के साथ भी वो करेक्ट ब्लेंड हो जाए। ओके, तो इस तरह आप एलिमिनेट करके भी आंसर इजिली निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अजर्शन और रीजनिंग से। कहता है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है, एक लाइबल है, एक अजर्शन है और दूसरा रीजनिंग है। ओके, तो अजर्शन कहती है द रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इज अ concept that measure the profit which a firm earn on investing a unit of capital, कि रिटर्न और कैपिटल वो है जब हम एक तरह का एक प्रॉफिट होता है जब हम इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल में। तो ये स्टेटमेंट और स्टेटमेंट बी है हमारी, yield ऑन कैपिटल इज अनदर टर्म इम्प्लाई टू एक्सप्रेस द आइडिया, कि yield ऑन कैपिटल एक दूसरी टर्म है जो इसी आइडिया को एक्सप्रेस करती है। तो जब भी हम अजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखना है क्या सही है क्या गलत। तो अगर हम पढ़ते हैं कि द रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इज अ कॉन्सेप्ट, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेजर करता है कि हमने कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया अगर हमने किसी कैपिटल की यूनिट पर इन्वेस्ट किया। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है और दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यील्ड ऑन कैपिटल क्या होता है, जब कंपनी के स्टॉक पर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और कंपनी जो उसको रिटर्न देती है तो उसको कहते हैं यील्ड ऑन कैपिटल।
तो अब हमने इनमें रिलेशन देखना है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, जैसा कि इसी टर्म को ये क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, ना कि इसका रीजन दे रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर इसका ए होगा कि दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर ऑप्शन बी, जैसे इस दोनों को तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया कि हाँ ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद हमारा अंतिम काम था कि हमें रिलेशन देखना है, कि हमें लगा कि ये इसका रीजन ही है बल्कि इसी टर्म का दूसरा रूप है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 44 कहता है कि विच ऑफ फ्लोइंग आर कंसीडर एज ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज ऑफ अ कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक की आप उन एक्टिविटी को बताओ जो कि बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज है, राइट। जैसे कि हमारा लेना देना, डेट हो गया, डेटर क्रेडिटर हो गया, डेबिट और क्रेडिट पक्ष आ गया हमारे, जिन्हें हम बैंक्स में लिखते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ों के अलावा जो बैंक काम करता है, जैसे कि डिपॉजिट लेता है और दो काम करता है, उधार देता है, राइट। दो काम हो गए इनके, ये बैलेंस शीट वाली एक्टिविटीज़ है। इसके अलग कौन सी एक्टिविटीज़ है, अगर हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा ऑप्शन ए, लैंडिंग मनी टू और डिपोजिटर। तो सेकेंड ऑप्शन है ब्रोइंग फ्रॉम RBI, और थर्ड है परचेज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, और एंगेजिंग इन स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमें देखते ही पता लगा कि हम जब लैंड करते हैं तो लैंडिंग करते हैं हम डिपॉजिट को, ये भी हमारी बैलेंस शीट की एक एक्टिविटी है, और हम ब्रोइंग करते हैं RBI से। तो इसका आंसर ए और बी तो बिल्कुल नहीं होगा। जहां ए है उसको एलिमिनेट करो और जहां बी है उसको भी एलिमिनेट करो। ओके, तो ए यहाँ पर थोड़ा ये इसके बाद है, ये ऑप्शन क्या है, फोर्थ है। थोड़ा टाइपिंग में इसमें भी A, D और E है। ऑप्शन 4 है आपका A, D और E। हमें पता है कि E तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जहां जहां A है उसको एलिमिनेट कर। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 3 है आपका E, D और C। ओके, ऑप्शन 3। थोड़ा टाइपिंग में इसमें मिस्टेक हो गई है। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ये वाला। ओके, हम करते हैं इसका करेक्ट आंसर को, मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देती हूँ। जो इसका ऑप्शन 3 है हमारा है C, D और E इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ऑप्शन 3। अब हम थोड़ा इनको समझ लेते हैं। जैसे कि फ्यूचर क्या होता है, जिसमें हम एक अरेंजमेंट है जिसमें हम किसी कमोडिटी को फ्यूचर में सेल और परचेज करें। कोई भी कमोडिटी हो गया, जिसमें ग्रेन आ गया, लाइव स्टॉक आ गया। जैसे किसी ग्रेन के लिए हमने क्या किया, एक अरेंजमेंट की कि फ्यूचर में मैं इसे खरीदूंगा, जैसे करके 3 मंथ बाद में इस कमोडिटीज को खरीदूंगा, और एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, जब प्राइस पे खरीदते हैं तो वो होता है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये कहाँ होता है, ये होता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज पर। और इसमें जो हमारे रेट्स है वो फ्लैक्चुएशन के अनुसार भी होते हैं। इसमें रेट हर दिन फ्लैक्चुएट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्री डिटरमाइन रेट पर इसको खरीदते हैं। उसके बाद आ जाता है, जैसे एक ये हमारी डेरिवेटिव हो गई, फ्यूचर हो गया, एक फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड डेरिवेटिव। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी हम ऐसा ही करते हैं, किसी एक कमोडिटी के फ्यूचर में क्या करता है, उसको बाय और सेल करने का अरेंजमेंट करता है। लेकिन उसमें ये क्या है, ये होता है ओवर द काउंटर पर। ये एक कस्टमाइज मार्केट है और एक प्राइवेट मार्केट है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। होता है ऐसे है कि हम पहले ही कहते हैं कि फ्यूचर डेट में हम एक स्पेसिफिक कमोडिटी को आपसे बाय करूंगा और एक सेल करेगा उसको। और उसके बाद आता है इशू लेटर ऑफ क्रेडिटर। लेटर ऑफ क्रेडिटर इशू करता है बैंक, तब करता है जब वो सेलर को ये गारंटी देता है कि बायर आपके पैसे को एक निश्चित समय के बाद दे देगा। जैसे इसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और एक होता है बैंक। बैंक करती है इशू, लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करती है, इसलिए सेलर को गारंटी देने के लिए कि बायर आपके पैसे को एक निश्चित टाइम पर, जैसे कि टाइम पीरियड बताया गया कि इस समय आपके पैसे दे देगा, गारंटी देता है किसको, सेलर को। ओके, उसके बाद आता है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, ये भी डेरिवेटिव है। जैसे 4 तरह के डेरिवेटिव हो गए। एक हो गया हमारा फ्यूचर, एक हो गया फॉरवर्ड, एक हो गया हमारा स्वैप। स्वैप क्या होता है, जिसमें हम फाइनेंशियल एक्सचेंज करते हैं, जिसमें एक पार्टी
दूसरे पार्टी को कैश फ्लो एक्सचेंज करते हैं, वो हो गया हमारा स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद एक हमारा ऑप्शन होता है, ऑप्शन भी वैसा ही होता है लेकिन इसमें ऑब्लिगेशन नहीं होती। जैसे कि फ्यूचर में कहता है कि एक ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं फ्यूचर में 3 महीने बाद आपसे ये किसी स्पेसिफिक कमोडिटी को खरीदूंगा, और ए कहता है कि मैं आपको बेचूंगा। इसमें क्या होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता, ऑब्लिगेट नहीं होते, ये मना भी कर सकते। इसमें क्या कहता है, एक जो सेलर होता है वो करता है हमेशा कि प्राइस राइज हो जाए, प्राइस राइज होने का वेट करता है, और बायर हमेशा वेट करता है प्राइस के डाउन होने का। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। इसमें आते हैं हमारा ऑप्शन। ओके, तो आई होप ये आपको डेरिवेटिव भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको भी आपको एक बार पढ़ लेना, इसको एग्जाम से जाने से पहले कवर कर लेना। कहने का अर्थ यही है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है मुझे लग रहा है मेरे बोलने पर, आई एम सॉरी इसके लिए, लेकिन हाँ आपको समझ आ रहा होगा इस बात की मुझे है तसल्ली। ओके, तो क्वेश्चन 45 पर अब पहुंचते हैं। कहता है कि विच आर द कंडीशन इन विच यूनिलेटरल रिलीफ इज गारंटेड इन केसेस वेयर सेक्शन 90 इज नॉट एप्लीकेबल इन इनकम टैक्स। आप बताइए जो यूनिलेटरल रिलीफ होते हैं किन किन केसों में उनको दे सकते हैं अगर हमारी सेक्शन जो 90 इनकम टैक्स की वो एप्लीकेबल ना हो। तो सबसे पहला ऑप्शन है assessee should be resident of India in previous year। ऑप्शन बी है द इनकम शुड हैव accrued outside of India। या फिर डी द assessee should not have paid the tax in such foreign country by deduction। या फिर ऑप्शन डी द इनकम शुड नॉट occurred outside India। या फिर ऑप्शन ई है द इनकम शुड बी taxes both in India and foreign country which India has no agreement for relief। तो ये क्वेश्चन का आंसर, सबसे पहले इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये आता है हमारा DTAA के अंतर्गत ये आता है। DTA का मतलब है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसका मतलब है हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। जो डबल टैक्सेशन अवॉइड मतलब कि अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, ये होता है 2 कंट्री के बाद। जैसे कि एक इंडिया हो गया, एक होगा दूसरी कंट्री के पास, कोई भी हो सकता है कि यूएसए के बाद, मतलब कि इंडिया का किसी एक कंट्री का, ये विभिन्न देशों के साथ हो सकता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब ये है कि ये क्यों है, जैसे कि कोई व्यक्ति अब्रॉड गया है काम करने के लिए, अब वहां पर उसने इनकम क्या है रेज की। जैसे कि ए गया इंडिया से यूएसए पर काम करने के लिए, वहां पर उसने कोई इनकम राइज की, उसकी इनकम होगी, अब उससे क्या है टैक्स देना पड़ रहा है उस इनकम पर। वो यूएसए पर भी टैक्स दे रहा है यूएसए में, और जब वो इंडिया में आता है तो इसी इनकम पर वो इंडिया में भी टैक्स दे रहा है, राइट। ये क्या है, इंडिया में भी टैक्स दे रहा है, मतलब कि सेम इनकम पर जब 2 जगह 2 कंट्री पर टैक्स दिया जाता है, तो इसके लिए ये बनाया गया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ताकि डबल टैक्सेशन को क्या किया जाए, बचाया जाए, मतलब कि डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर हमने डबल टैक्सेशन दे दिया है किसी व्यक्ति ने, तो इसके अंतर्गत आपको रिलीफ मिलेगा। तो जो सेक्शन 90 है, अगर आपने 2 कंट्रियों में क्या किया है टैक्स दे दिया है, तो आपको सेक्शन 90 के अंदर रिलीफ मिलेगा। और यहाँ बात की है कि ये आपका यूनिलेटरल रिलीफ है और सेक्शन 90 यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं, तो उस स्थिति में आपको रिलीफ मिलेगा सेक्शन 90A के अंतर्गत और सेक्शन 91 के अंतर्गत आपको फिर यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। तो ये दोनों सेक्शन क्या कहती है, जो 90A सेक्शन कहती है स्पेसिफिक एसोसिएशन के लिए, जो कि यहाँ पर एप्लीकेबल अगर आप स्पेसिफिक एसोसिएशन से संबंधित हो। और जो हमारी सेक्शन 91 वो कहती है कि अगर आपने क्या दिया है, दोनों कंट्री में टैक्स दिया है, लेकिन जो जिस कंट्री में आपने टैक्स दिया उसके साथ जो है उस कंट्री का कोई भी DTA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, तो वो आएगा सेक्शन 91 के अंदर। ओके,
जैसे कि आप इंडिया से गए किसी ऐसे देश को, XYZ कोई भी देश, उसके साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने वहाँ पर भी सेम इनकम पर टैक्स दिया और इंडिया पर भी, तो उसको क्या, उस पर रिलीफ मिलता आपको सेक्शन 91 के द्वारा। तो इसमें क्या कहा जाता है, जैसे कि हमारा ऑप्शन ई है, द इनकम शुड बी टैक्सेस बोथ इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री विद विच इंडिया हैज़ नो एग्रीमेंट फॉर रिलीफ। तो इस सिचुएशन में जो रिलीफ मिलेगा आपको रेजिडेंट, जहाँ के आप रेजिडेंट है तो वो कंट्री आपको रिलीफ देगी। ओके, और एक है कि इंडिया रेजिडेंट होना चाहिए, तो इसके लिए रेजिडेंट होना भी जरूरी है, और जरूरी है कि इनकम कहाँ हो, जो उत्पत्ति हुई हो उसको आउटसाइड ऑफ इंडिया में हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और ई। तो हमारा ए, बी और ई है ऑप्शन 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। उसके बाद थोड़ा सा अगर इस पर और चर्चा के, एक होता है बाइट्रियल रिलीफ। बाइट्रियल रिलीफ तब होता है, यूनिट्रियल रिलीफ होता है जब आपने दोनों कंट्री में क्या कर दिया, टैक्स दे दिया। जब आपने टू कंट्री में टैक्स दे दिया सेम चीज पर, तभी सेक्शन आपको 90 सेक्शन ए एंड सेक्शन 91, इन तीनों सेक्शनों के अंतर्गत अब आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपका बाइलेटरल रिलीफ है तो उसमें क्या होता है, उसमें आप टैक्स ही ओनली एक ही कंट्री में देते हो, ओनली टैक्स वन कंट्री में, ओनली टैक्स इन वन कंट्री। ओके, उसको कहते हैं बाइलेटरल रिलीफ। और यूनिलेटरल रिलीफ जब आप दोनों कंट्रियों में टैक्स दे रहे हो। ओके, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन 46 के अंतर्गत। 46 क्वेश्चन है, अरेंजमेंट अ स्टेप फॉर वेरिफिकेशन एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर बाय एन ऑडिटर। कि जब एक ऑडिटर आता है वैल्यूएशन करने के लिए फर्नीचर और फिक्सचर की, उसको वेरीफाई करने के लिए क्या है, फर्नीचर रियल में एग्जिस्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं, तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या स्टेप होने चाहिए, एंश्योर दैट अमाउंट एंड रेट को भी। तो ऑप्शन एक है, फर्स्ट है, ए है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन डिफरेंट आइटम इज बेस्ड ऑन फेयर एस्टिमेट ऑफ देयर वर्किंग लाइफ। और डी है, चेक दैट रिपेयर टू फर्नीचर इफ एनी, हमें देखना है कि उसमें रिपेयर करने की है डूरिंग द करंट ईयर इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर की गई है तो उसको डेबिट किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि नहीं। और ऑप्शन सी है, वेरीफाई विद रिफरेंस टू द परचेज इनवाइस इन केस ऑफ द एसेट हैव बीन एक्वायरिंग डूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। कि सबसे पहले आप ऑडिटर गया है फर्नीचर की वैल्यूएशन करने की, आप जाइए सबसे पहले उसका परचेज इनवाइस देखिए, क्या करंट ईयर में वो एसेट थी या नहीं थी, उसको कब परचेज किया गया है। ओके, और ऑप्शन डी कहता है, सी दैट पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ एनी आइटम ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सर थ्रू द इनवाइस ऑफ द सप्लायर। ओके, और हमारा ऑप्शन ही, चेक दैट स्टॉक रजिस्टर को देखे जहां पर मेंटेन कंटेनिंग द डिटेल ऑफ वेरियस आइटम, जितनी भी परचेज की है जहां पर उन सबकी डिटेल है। तो जैसे हमने इसको देखा, सबसे पहले जब हमने ऑडिटिंग पढ़ी तो हमें पहले पता है कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इनवाइस को देखते हैं। एक ऑडिटर भी इनवाइस को देखेगा, उस इनवाइस को जिसमें कि ये रिफरेंस होगी कि हाँ हमने ये जो भी फर्नीचर है, एसेट है, उसको परचेज किया। तो ऑप्शन सी हमें लग रहा है कि सबसे पहला स्टेप होगा, वेरीफाई विद रिफरेंस टू परचेज इनवाइस इन केस ऑफ एसेट हैव बीन एक्वायरिंग ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो हमें लग रहा है कि सबसे पहले ऑप्शन हमारा सी होगा ही होगा। तो सी ऑप्शन कहाँ है, ए पर, और सी कहीं और है, बी पर भी नहीं है, सी पर भी नहीं है और डी पर भी नहीं है। सबसे पहले तो बिना कुछ देखे, अगर एग्जाम में आप श्योर हो किसी चीज़ के लिए 100%, तो आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ए पर क्लिक कीजिए और आपका क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि हमने टाइम को भी बचाना होता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हमने ये कर दिया, चेक देख लिया, उसके बाद हम करेंगे उस रजिस्टर को देखेंगे जहाँ पर हमने सारी आइटमें क्या की हुई है, डिटेल लिखी हुई है जो परचेज की। उसके बाद हम जाएंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और फेयर एस्टिमेट और उनकी वर्किंग लाइफ के बारे में बताएंगे इस फर्नीचर की, कि अब इसकी वर्किंग लाइफ कितनी रह गई है। डेप्रिसिएशन
डिडक्ट करने के बाद। उसके बाद हम देखेंगे उसमें अगर रिपेयर की गई होगी उस फर्नीचर में, क्या उस अमाउंट को डेबिट किया गया है। और लास्ट में हम देखेंगे सीधा पेमेंट मेड की हमने किस मोड में पेमेंट की गई है, परचेज ऑफ एनी फर्नीचर एंड फिक्सर थ्रू इनवॉइस ऑफ द सप्लायर। तो ये हो गया आपका, इसी के अनुसार आपका आ गया क्वेश्चन ए। जैसे कि हम कल से इस एग्जामिनेशन को पढ़ा तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्टेप बहुत आ रहे, हर चीज़ का सीक्वेंस कम से कम 46 क्वेश्चन हो गया। तो इसमें 4 या 5 क्वेश्चन, आप 4 या 5 शायद इससे भी ज़्यादा सीक्वेंस के आ गए हैं। तो ये सीक्वेंस ऐसे है कि ये इसके लिए आपको जो कॉन्सेप्ट पूछा गया उसका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर है तभी आप इस सीक्वेंस को कर पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 ये कहता है कि द एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मॉडल यूज्ड बाय एमएनसी टू इवेलुएट बजटिंग डिसीजन इज बेस्ड ऑन। एडजस्ट प्रेजेंट वैल्यू मॉडल यूज किया जाता है एमएनसी के द्वारा इवेलुएशन जब वो बजटिंग डिसीजन की करते, तो वो किस पर बेस्ड है। क्या वो ग्रेशम प्रिंसिपल बेस्ड है, या वैल्यू एडिटिविटी अप्रोच पर, लॉ ऑफ वन प्राइस, या मल्टीलेटरल नीटिंग अप्रोच। तो इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रेजेंट वैल्यू का करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है, जैसे ग्रेशम लॉ भी से संबंधित नहीं है बजटिंग डिसीजन से, लॉ ऑफ वन प्राइस भी बजटिंग से संबंधित नहीं है, मल्टीलेटरल नीटिंग भी बजटिंग से संबंधित। तो अब बचता है हमारा ऑप्शन बी, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो वैल्यू एडिटिविटी अप्रोच क्या कहती है कि जितने भी आपके एनपीवी, एक लार्ज प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट है वो लार्ज है, जो लार्ज प्रोजेक्ट की एनपीवी वो इक्वल होगी आपके जितने भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। स्मॉल प्रोजेक्ट है वो हो सकते हैं ए बी सी, अगर इन सब की एनपीवी को जोड़ा जाए, एनपीवी को जोड़ा जाए तो वो इक्वल होंगे। ये कहता है हमारा आपका वैल्यू एडिटिविटी अप्रोच। ये कहता है कि जो एक ग्रुप की पूरी वैल्यू है, एक ग्रुप की जो पूरी वैल्यू है वो इक्वल होगी आपकी इंडिविजुअल की, जो एक ग्रुप में है। इंडिविजुअल अगर ग्रुप के हर एक इंडिविजुअल को प्लस किया जाए, जितने भी उसमें 12-13 इंडिविजुअल है मान लो, उनको प्लस किया जाए तो उनकी वैल्यू आएगी जितनी भी एक ग्रुप की वैल्यू आती है। तो वैल्यू एडिटिविटी अप्रोच ये कहती है, और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू से संबंधित होती है। अब आता है आपका जो ग्रेशम लॉ है, ये है कंसर्न आपका कहीं ना कहीं बैड मनी और जो गुड मनी के बीच ये रिलेशन आपका बताता है। ये कहता है कि मार्केट में दो प्रकार के जो भी बैड मनी है, ग्रेशम लॉ जैसे इसको मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, जो भी बैड मनी है वो ड्राइव होता है आउट ऑफ गुड मनी। ये कहता है कि जब भी एक, जैसे फॉर एग्जांपल 2 कॉइन है और वो दोनों सर्कुलेशन में है, राइट, दोनों ही सर्कुलेशन में है और इनकी फेस वैल्यू भी क्या है, बराबर है। 2 कॉइन्स है दोनों सर्कुलेशन में और इनकी फेस वैल्यू भी इक्वल है, लेकिन इसमें से जो एक कॉइन है वो है वैल्यूएबल और दूसरा इसकी अपेक्षा में है क्या, मतलब कि वो उतना वैल्यूएबल नहीं है। तो कहता है कि सर्कुलेशन में दोनों होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, जो ज़्यादा वैल्यूएबल करेंसी वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है मार्केट से, और क्या हो जाता है, इस गुड्स मनी से फिर क्या होता है, और बैड मनी आ जाता है। तो यही ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है। और लॉ ऑफ वन प्राइस तो आपको पता है कि ये कहता है कि एक आइडेंटिकल कमोडिटी शुड बी इक्वल अक्रॉस द, कोई भी एक कमोडिटी है आइडेंटिकल, उसका जो प्राइस होना चाहिए वो A1 प्राइस होना चाहिए पूरे कंट्री में। और इसके लिए जरूरी है कि आपका फ्री जो है, फ्री कंपटीशन होना चाहिए, फ्री कंपटीशन एंड प्राइस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और उसके बाद आज जो मल्टीलेटरल नीटिंग अप्रोच है, ये कहती है कि ये है आपके अकाउंट से संबंधित, जितने भी आपके अकाउंट पेबल है, आपको देने को है पैसा, उसको ऑफसेट किया जाएगा अगेंस्ट जितने भी आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है। ओके, और रिसेबल ये मल्टीलेटरल नीटिंग अप्रोच कहती है बिटवीन
और की जाएगी 3 और मोर काउंटर पार्टी के बीच। अब आता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हेन टेक्नोलॉजी अलाउ मैनी फर्म टू ऑपरेट इफिशिएंटली इन मार्केट विच मार्केट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अ बेटर यूज ऑफ सोसाइटी रिसोर्स। तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है कि जब टेक्नोलॉजी अलाउ करती है बहुत सारी फर्में मार्केट में इफिशिएंटली क्या कर सकती है, ऑपरेट हो सकती है। और कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जो बेटर यूज करता है सोसाइटी के रिसोर्स का। तो करेक्ट आंसर तो पता ही इसका है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन आपको पता है जिसमें बहुत सारी फर्में होती है, वो एक सिमिलर प्रोडक्ट को बेचती है और ये क्या होती है, प्राइस टेकर होती है ऑलवेज। जो परफेक्ट ही प्राइस टेकर होती है, फर्में इसमें प्राइस नहीं, इसमें इंडस्ट्री ही प्राइस आपको देती है। जो मोनोपोली होती है इसमें ओनली वन फर्म होती है और सभी को डोमिनेट करती है और इसमें जो होता है प्राइस हमेशा हाई होता है। मोनोपोली है तो अपनी मर्जी का प्राइस रखते हैं और इसमें क्या करते हैं हम, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, प्राइस में भी इसमें विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन हम कह सकते हैं कि अपने हिसाब से प्राइस लेते हैं। किसी जैसे अलग रीजन से सेम प्रोडक्ट का अलग प्राइस लेंगे और अलग रीजन में सेम प्रोडक्ट का अलग प्राइस लेते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है परफेक्ट कंपटीशन से। इसमें जितनी भी फर्म होती है इनके प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंट होता है इनके प्रोडक्ट में, स्लाइट सा डिफरेंट होता है। ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और ओलिगोपोली जिसमें कुछ फ्यू ही फर्में होती हैं जो मार्केट में चलती है, फ्यू फर्म, और ये फर्म होती है हमेशा लार्ज फर्म, फ्यू ही फर्में होती है और इनके लिए जरूरी है कि जितनी भी जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि और इसमें एक चीज ये होती है कि कोई भी फर्म इनमें मोनोपोली नहीं कर सकता। अगर एक भी फर्म मान लो अपना प्राइस राइज कर देती है तो अन्य सभी क्या कर देगी, अपना प्राइस क्या कर देगी, कम कर देगी। इसलिए फिर इसको कंपटीशन से हटना ही पड़ेगा या फिर अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। तो हो गया ओलिगोपोली। तो जितने भी कंपटीशन है उनको आप पढ़ कर जाइए अच्छे से। अगर मैं अच्छे से भी पढ़ा सकती हूँ पर इसमें लगेगा हमारा पूरा 1 आर। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डुपोलॉजी हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन 49। ऐसे क्वेश्चन भी हमने बहुत देख लिए जो कि मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो अप्रोचेज है। तो जितने भी अप्रोचेज आती है इनको आप एक जगह पेन पेंसिल लेकर इकट्ठा लिख लो, लास्ट में आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा। जैसे सबसे पहले कि फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, और सेकंड है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, थर्ड है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ये है सारी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, और ये है कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। और जो थ्योरी दी है सबसे है एडम स्मिथ, माइकल पोर्टर, हेक्सरेन ओहिन एंड रेमंड वर्नर। जो हमें पता है जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, इसे 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस की इसका हमें 100% श्योरिटी कि इसको दिया है हेकमैन ओहिन के द्वारा। तो फर्स्ट का 3। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ए का 3 कहाँ है। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं तो ए का 3 ओनली यहीं पर है। अगर आपको ये भी पता होगा तो आपको और चेक करने की जरूरत नहीं है ऐसे ऑप्शन में। ये हमें क्या कहीं ना कहीं लिबर्टी देते हैं कि हम इस पर ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करके आगे चले जाएं। लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे हैं तब हर एक थ्योरी को समझना जरूरी होता है। तो जो 2 फैक्टर थ्योरी या फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी क्या कहती है, कहती है कि प्रोडक्शन के 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है लेबर, एक होता है हमारा कैपिटल। ये कहती है कि जिस कंट्री के पास जो फैक्टर ज़्यादा है उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि इंडिया के पास लेबर ज़्यादा है तो उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए। और कैपिटल, और यूएसए के पास क्या है, कैपिटल ज़्यादा है, उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, राइट। ये कहता है 2 फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो ये भी कहीं ना ये दोनों थ्योरी कनेक्टेड है। जैसे जो इसको क्या गया, इसमें जो भी कमी है, क्योंकि देखा जाता है इसके लिए हमारी जो भी इसकी ड्रॉबैक थी फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, इसके लिए भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी इसी के लिए ही बनी है। लेकिन जो इसका जो मेन रीजन था, इसका एक और थ्योरी है जिसको लैंडफॉक्स मॉडल कहते हैं, जो बताता है कि हमारा जो यूएसए क्या है, यूएसए एक कैपिटल पूंजी प्रधान देश है, लेकिन वो क्या करता है, उसके पास कैपिटल ज़्यादा होने
के बाद भी वो लेबर को ही एक्सपोर्ट करता है। तो वो है उस अजम्पशन के लिए वो दूसरी वाली थ्योरी बनी है। लेकिन ये प्रोडक्ट लाइफ थ्योरी भी है, ये भी इसी की कुछ कमियों के कारण बनी है। तो इसको दिया है फिर रेमंड वर्नर ने। और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दी है एडम स्मिथ ने। ये क्या कहती है कि जैसे कोई प्रोडक्ट है आपकी हो गई टी हो गई, मान लो चाइना में ये बन रही है 15 रुपये की और बेच रहे हैं इसको 20 रुपये में, इंडिया में भी ये 15 रुपये की बन रही है और बेच रहे हैं 20 रुपये में। अगर आपको कंपिटिटिव मतलब कि एडवांटेज चाहिए यहाँ पर, तो आपको इसका प्राइस नहीं बढ़ाना, इसकी कॉस्ट को कम करके आपको 10 करने की कोशिश करनी है। तो ये है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। और जो कंपिटिटिव एडवांटेज थ्योरी है वो दी है आपकी माइकल पोर्टर ने। ये कहता है कि आप क्वालिटी को ज़्यादा एनहांस करो, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट दो और उनको सेल भी हाई प्राइस में करो। तो ये होगी आपकी चारों की चारों थ्योरी। तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 50 कहता है वह नो लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन एडवांस अराइज व एसेसी ऑन हिज इनकम। ये कहता है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जब किसी एक व्यक्ति को असेसी को आपको एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? क्या उसकी इनकम 10,000 से कम होनी चाहिए, 50,000 से, 5 लाख से, या फिर 7,50,000 से? तो इसका करेक्ट आंसर है आपकी 10,000 से इनकम कम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 10,000 से कम है तो किसी भी प्रकार का आपको टैक्स एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नो एडवांस टैक्स। अगर आपकी 10,000 से ज़्यादा है तभी आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है जिनकी 60 ईयर से ज़्यादा एज है और वो कोई भी इनकम उनकी बिजनेस से नहीं आती, नो इनकम फ्रॉम बिजनेस से नहीं आती, तो उनकी इनकम फिर कितनी भी हो उनको किसी भी प्रकार का एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका। अब आता है क्वेश्चन 51। ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। चलो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो ये है अजर्शन और हमारी रीजनिंग से क्वेश्चन है। तो अजर्शन को पढ़ते हैं। क्रॉस लिस्टिंग कैन पोटेंशियली इंक्रीज द स्टॉक प्राइस एंड लोअर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। की क्रॉस लिस्टिंग पोटेंशियल है, इंक्रीज इससे क्या है, स्टॉक का प्राइस तो बढ़ेगा लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वो कम करेगा। और रीजन कहता है क्रॉस लिस्टिंग फैसिलिटेट वाइडर स्टॉक ओनरशिप, एक ये वाइडर स्टॉक ओनरशिप फैसिलिटेट करता है और साथ एक्सपेंड इन्वेस्टर बेस फॉर फर्म स्टॉक। तो सबसे पहले तो हमारा पहला काम है, हमें देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो क्रॉस लिस्टिंग क्या होती है, जब कंपनी ए अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में ABC या फिर NSE में कर दिया, BSE में कर दिया, अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में अपने स्टॉकों को लगाती है, तो उसे कहते हैं क्रॉस लिस्टिंग। इससे क्या हो जाता है, तो आपको इम्प्रूव हो जाती है आपकी इंफॉर्मेशन, इम्प्रूव हो जाती है आपकी इंफॉर्मेशन असेस। और साथ ही साथ इसका जो दूसरा फायदा मिलता है, इससे आपका एक तो इंक्रीज होगा स्टॉक प्राइस और डिक्रीज होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसलिए हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब हमें देखना है तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर भी थोड़ा रॉन्ग प्रिंट हो गया होगा, यहाँ पर यहाँ से तीसरा है। तो ये तो हमारा तीसरा और चौथा बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, डिडक्ट। अब हमें देखना है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो कहता है क्रॉस लिस्टिंग एक है जिससे हमारा एक तो स्टॉक प्राइस बढ़ता है और कॉस्ट लो हो जाती है, क्योंकि क्रॉस लिस्टिंग फैसिलिटेट करती है कि हम वाइडर स्टॉक ओनरशिप करें और एक्सपेंड इन्वेस्टर बेस फॉर अ फर्म स्टॉक। तो ये इसका करेक्ट रीजन है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ कमी, अगर आप चाहते कि इम्प्रूवमेंट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि यही एक साधन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप लाइक करके और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन और मोराल बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। और जैसा कि पता है कि हर शाम 6 बजे आप तक क्लास पहुंच जाती है, अपलोड कर दी जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।